ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 201, कायरतापूर्ण वापसी। 20 HP, कुल HP 10300। एक दबी हुई दर्द भरी चीख की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी जब एक व्यक्ति कठोर जमीन से लुढ़कता हुआ, उसे चीरता हुआ, फिसलकर रुक गया। उसने अपने पैरों में ताकत लगाई और हवा में उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आह आह आह! ज़ेरास ने अपनी आंखों में खुला सदमा महसूस करते हुए सांस ली। अपने कंधे की ओर देखते हुए, उसके हाथ नहीं थे, बस कुछ सेकंड पहले किए गए हमले से वह नष्ट हो गया था। उसने अपना ध्यान बर्बर व्यक्ति की ओर मोड़ते हुए देखा। उसने देखा कि युवक थियो ने धीरे धीरे अपने उठे हुए हाथों को नीचे रखा और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा चमक रही थी। तुम्हारा जीवन वाकई एक तिलचट्टे जैसा है न? उसने खुद से हंसते हुए कहा। ज़ेरा ने ये सुनकर अपने दांत और भी कस लिए, लेकिन जल्द ही उसने हवा में किसी चीज़ की तेज़ आवाज़ सुनी। जैसे ही वह उस दिशा में मुड़ा, दूर से बिजली की 3 धारियां दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से उसके पीछे बिजली की बौछारों में बदल रही थीं, जिससे पता चला कि वे 3 पुरुष थे जिन्होंने दोनों के सामने अपना सिर झुकाया। युवा मास्टर थियो, युवा मास्टर मेसन, तीनों ने अपनी आंखों में बिना किसी छुपे सम्मान के साथ एक ही समय पर कहा। उठो, थियो ने कहा। तीनों धीरे धीरे उसके आदेश पर खड़े हुए और फिर उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। वे तीनों मध्य उल्का रैंक चरण में हैं, ज़ेरा ने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में हजारों विचार चमक रहे थे, लेकिन स्थिति अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक थी। 2 लेट उल्का रैंक चरण में और 3 मध्य उल्का रैंक चरण में। उसका HP केवल 10 बचा था और उनमें से किसी एक का एक भी हमला उसे तुरंत मार सकता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ज़ेरा की आंखें तुरंत चमक उठीं जब उसने अपने सामने खड़े 5 लोगों को देखा। तुम भागने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, है न? थियो ने पूछा, जैसे कि उसके ध्यान को समझ रहा हो, और वह एक डिवाइस लेकर आया। ज़ेरा ने पहचाना कि यह डिवाइस टेलीपोर्टेशन कार्ड ब्लॉकर है। फल के बारे में क्या तुम इसे फिर से नहीं चाहते? मेसन ने अपनी जोरदार आवाज़ में कहा और वह मजाक में जोर से हंसा। छी, मैं इसे लेने वापस आऊँगा और जब मैं आऊँगा तो मैं सिर्फ इसे अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। ज़ेरा की आंखें नफरत से चमक उठीं, फिर वे धीरे धीरे पीछे मुड़ीं और फिर वे शांत हो गईं। और तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? थियो की आवाज़ गूंजी। क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? ज़ेरा ने अपने कंधे की तरफ देखते हुए पूछा। तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाकर, मेसन ने कहा और उनकी चौंकी हुई आंखों के सामने ज़ेरा के कंधों से एक नया हाथ निकल आया। अगर मैं भागना चाहता हूं, तो तुम में से 100 लोग भी मुझे नहीं रोक सकते, ज़ेरा ने शांति से कहा और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी मध्यमा उंगली उसकी तर्जनी उंगली से उलझी हुई थी। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला क्षेत्र। तुरंत ही वे दोनों जहां खड़े थे वहां से बाहर निकल आए और तुरंत उसके पीछे आ गए। जैसे ही मेसन ने अपनी मुट्ठी बांधी और विनाशकारी बिजली से भरा एक भयानक मुक्का मारा, जबकि थियो ने उसके सिर के पीछे इशारा किया, उसके हाथों से बिजली की एक शक्तिशाली किरण निकल रही थी। फिर भी छाया तेजी से फैल गई और उन्हें एक मोटी बाधा में ढक दिया, क्योंकि उनके हमले बीच हवा में रुक गए। ज़ेरास तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे, जबकि वे खुद अचानक अपनी गतिशीलता खो बैठे। तुरंत ही छाया से बने 2 विशाल हाथ दिखाई दिए और उन्होंने ज़ेरास के सामने की जगह को हिंसक रूप से खींचा और एक और जगह दिखाई दी। जैसे ही ज़ेरास ने बिना किसी जल्दबाजी के उसमें कदम रखा। मैं इस दिन को अच्छी तरह से याद रखूंगा, और तुम सब बेहतर होगा कि अपनी गर्दन साफ करते रहो, क्योंकि मैं इसे लेने के लिए जल्द ही आ रहा हूँ। ज़ेरा की आवाज़ गूंजी क्योंकि उसका आकार भंवर में गायब हो गया और दोनों ने महसूस किया कि छाया गायब हो गई, क्योंकि वे एक बार फिर अपनी गतिशीलता वापस पा चुके थे। वह बच गया, थियो ने असंतुष्ट होकर कहा, क्योंकि उसकी आंखों से बिजली गिर रही थी। चिंता मत करो, उसके जैसे कायर चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चिंता की कोई बात नहीं है, मेसन ने कहा, जरा भी चिंतित नहीं। ठीक है, कम से कम हमें बिजली का फल तो मिल गया। सेलेस्टियल टाइटन्स टॉवर के प्रकट होने से पहले हम अपनी शक्ति के स्तर को और भी अधिक बढ़ाने में सक्षम होंगे, थियो ने अपने स्थानिक वलय में फल को देखते हुए कहा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये चमत्कार ही होगा कि वह जल्द ही उन चोटों से बच गया, और अगर वह बच भी गया तो भी हम अगली बार जब उसे देखेंगे तो उसकी जान ले सकते हैं, मेसन ने कहा, इससे पहले कि उसके नीचे की ज़मीन धंस जाए और वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और बिजली की एक लकीर बन गया जो दूर तक गायब हो गई। थियो ने उस स्थान पर एक आखिरी नज़र डाली जहां ज़ेरास गायब हो गया था, फिर वह भी हवा में उड़ गया और बिजली की लकीर का पीछा किया, जिसके पीछे 3 अन्य बिजली की लकीरें थीं। वीज मंद रोशनी वाले स्थान की दीवारों से सांस लेने में संघर्ष की आवाज़ गूंज रही थी और एक आकृति दिखाई दे रही थी जो ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसके शरीर पर अमानवीय घाव थे और खून बेकाबू होकर बह रहा था। अब उसे अपनी चोटों से होने वाला दर्द महसूस होने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वे 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं।
इच्छा से पीले शहद की छोटी कांच की बोतल उसके हाथों में दिखाई दी। जैसे ही जेरास ने अपनी उंगलियां उसमें डुबोईं और फिर चाटा। सिजल, आह! जेरास ने अपने दांत कसकर भींच लिए, क्योंकि उस पर लगी चोटों से जलता हुआ धुआं निकल रहा था। उसे लगा जैसे उसका शरीर एक जीवित भट्टी बन गया हो। होस्ट स्वास्थ्य स्थिति एक गंभीर स्तर पर है। पुनर्जनन सक्रिय हो गया है। धीरे धीरे उसके घाव बंद होने लगे और खान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अनंत डाक मैना डिवायर मैनुअल के अनुसार उसने सांस लेना शुरू कर दिया। तुरंत ही 1 किलोमीटर क्षेत्र व्यास में मान उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसने उसे अपने मुंह और त्वचा में समाहित कर लिया और वे सभी तुरंत उसके मान कोर की ओर निर्देशित हो गए, जिससे उसे थोड़ी ऊर्जा मिली जो उसकी चोटों से होने वाले दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन फिर जेरास के नियंत्रण से पूरी तरह परे उसकी हड्डियों और रीढ़ पर अचानक सुनहरे रंग के रन उभर आए, जो आसपास की हवा से एक अजीब ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, क्योंकि उसका पूरा शरीर उसकी त्वचा के नीचे से एक सुनहरी रोशनी में चमक उठा और उसके नीले रंग के तराजू एक बार फिर से उभर आए, इस बार दोगुने कठोर, और उन पर ब्लैक होल के आकार की अराजक ऋणिक रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो हवा से ऊर्जा को सोख रही थीं। अपने सभी नुकसानों के बारे में सोचते हुए जेरास ने दर्द में अपने दांत कसकर भींच लिए, क्योंकि दोनों का चेहरा उसके सिर में घूम गया। मैं जल्द ही तुम दोनों के सिर लेने आऊंगा, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही उसकी नज़र धीरे धीरे काली हो गई और वह नींद में डूब गया। सेलेस्ट्रिया परिवार के साथ उसका पहला आदान प्रदान उसके नुकसान में समाप्त हुआ। अध्याय 202, एक तीव्र आह्वान। दुनिया कांप उठी, हजारों मील तक धरती में दरारें पड़ गईं और पहाड़ मात्र मलबे में तब्दील हो गए, क्योंकि कई जातियों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में खून की प्यास और युद्ध की भावना व्याप्त थी, क्योंकि विशालकाय शरीर वाले प्राणी एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक बाघ जैसे जानवर को एक विशाल स्टील जैसे पंजे वाले प्राणी ने 2 हिस्सों में चीर दिया। इसका विशाल शरीर काले कवच जैसे स्राव से ढका हुआ था। 2 शैतानी चमगादड़ के आकार के पंख, जो दोनों सींगों में समाप्त होते थे, उनसे फटे हुए थे, जबकि इसके माथे पर एक अनोखा घुमावदार सींग देखा जा सकता था, जो शक्तिशाली लाल रंग की ऊर्जा से चमक रहा था। यह अपने 2 विशाल पंजों से अनगिनत प्राणियों को चीरता हुआ युद्ध के मैदान में अजेय और अजेय रूप से उत्पात मचा रहा था। हरे रंग की ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण उसकी ओर बढ़ी और शैतान को उसकी विनाशकारी शक्ति में डुबाने की धमकी दी, लेकिन उसने एक आसान वार किया और आसानी से हमले को झेलते हुए अपने पंजे से मानव जैसे प्राणियों को नष्ट कर दिया। कमजोर, बहुत कमजोर, उसकी आवाज़ तेज थी और उसके मुंह पर एक जंगली मुस्कान छा गई। उसने अपना नरसंहार जारी रखा जब अचानक उसे लगा कि कोई हाथ उसकी पीठ को चीर रहा है और उसके शरीर पर सुरक्षा की परत को आसानी से चीर रहा है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी को उसकी पीठ से हिंसक रूप से खींच लिया गया था। उसके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया, क्योंकि उसकी नज़र पीछे की ओर गई ताकि कम से कम ये देख सके कि उसका हत्यारा कौन है। उसकी आंखें सुनहरे रंग की आंखों से टकराईं जो भयावह रोशनी से फूट रही थीं। जब उसने उन सुनहरी आंखों को देखा तो उसके चेहरे से सारे रंग उड़ गए और उसकी आंखों में एक नई भावना उभर आई, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। डर। अलविदा आखिरी शब्द था जो उसने सुना, इससे पहले कि उसका शरीर हिंसक रूप से वार के बल से अलग हो जाए। लगभग 5 मीटर लंबा, नंगे सीने वाला आदमी, जिसके कंधे पर लंबे सुनहरे बाल थे, विशाल मांसल शरीर और पूरी तरह से सुनहरे रंग के तराजू से ढकी त्वचा। वह हर तरह से ज़ेरा के सोते हुए टाइटन रूप जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि नीले रंग के तराजू के बजाय उसका रंग सुनहरा था। उसने अपने हाथ में एक विशाल रीढ़ पकड़ी और मुस्कुराया। अपना मुंह चौड़ा करके उसने सीधे रीढ़ को निगल लिया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी और भी अधिक शक्तिशाली रूप से चमक रही थी। उसके विशाल पैर जमीन पर धंस गए और वह भयानक गति से हवा में चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके द्वारा किया गया एक आकस्मिक मुक्का आसपास की हर चीज़ को चीर देता था, क्योंकि वह अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़ता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी, क्योंकि उसकी युद्ध की लालसा बढ़ती तीव्रता के साथ फैल रही थी, जब अचानक एक विशाल ड्रैकोनिक पंजा आसमान से उतरा और पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर लिया। यह उस व्यक्ति की ओर विनाशकारी शक्ति के साथ नीचे गिरा, क्योंकि हमले की तीव्रता से अंतरिक्ष को जबरन 2 भागों में विभाजित किया गया था। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने विशाल पंजे को देखा जो उसके अपने शरीर से अनगिनत गुना बड़ा था, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसके सुंदर चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। बमुश्किल योग्य, उसने कहा, क्योंकि उसके पैर जमीन पर जोर से टकराए जिससे जमीन तुरंत धंस गई और उसका शरीर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। जिस जमीन पर उसने कदम रखा उस पर एक विशाल खाई सीधे दिखाई दी, जो उसके द्वारा खुद को ऊपर की ओर धकेलने के लिए इस्तेमाल की गई कच्ची शक्ति को दर्शाती है। उसके कंधे से 4 और भुजाएं निकलीं, जिनमें से प्रत्येक सुनहरे रंग की ऊर्जा से ढकी हुई थी, क्योंकि उसका शरीर तेजी से बड़ा हो गया और 1000 मीटर लंबे टाइटन में बदल गया, जिसके 6 विशाल हाथ थे। आकाशीय टाइटन कला, पहला रूप आकाश को चकनाचूर करने वाली मुट्ठियां। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली जब 6 विशाल मुट्ठियां एक विशाल पंजे से टकराईं। धमाका,
ऊर्जा का एक विनाशकारी मशरूम हवा में उछला, जिससे पूरा 200 किलोमीटर का दायरा खत्म हो गया। आओ आओ, आह! एक युवक की चीख निकली जब वह कठोर जमीन पर बैठा, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जेरास ने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी गुफा में था और उसने अनजाने में एक गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अचानक चमक के कारण अपने हाथों को अपने चेहरे पर उठाया, सूरज की रोशनी की सुनहरी किरणें उसके सुंदर सफ़ेद चेहरे पर चमक उठीं। क्या अजीब सपना है, जेरास ने सोचा, लेकिन किसी चीज़ ने उसका ध्यान भटका दिया, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके नीचे की ज़मीन बढ़ती तीव्रता के साथ हिल रही है, जैसे कि भूकंप धीरे धीरे आ रहा हो। तुरंत ही उसकी आंखें चौंक कर खुल गईं जब उसने दूर तक देखा, जहां एक विशाल मीनार धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, यहां तक कि आसमान तक पहुंच रही थी। तुरंत ही पूरे स्थान में एक आवाज़ गूंज उठी, सेलेस्टियल टाइटन्स टावर्स जाग गया है। आपके पास इसके दरवाजे पर आने के लिए 10 मिनट से भी कम समय है, इससे पहले कि आप प्राचीनों के रहस्यों को देखने का अपना एकमात्र मौका खो दें। सेलेस्टियल टाइटन्स टावर, जेरास ने बड़बड़ाया जब अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने स्लीपिंग टाइटन रूप में बदलने की गहरी इच्छा महसूस हुई। तुरंत ही उसके शरीर पर नीले रंग के तराजू, अजीब गहरे रंग की लकीरें दिखाई दीं, जो सिर से पैर तक किसी तरह के कवच से ढकी हुई थीं। लेकिन उससे परे जेरास को कुछ अलग महसूस हुआ। एक गहरी पुकार। वह टावर के साथ एक हल्का सा जुड़ाव महसूस कर सकता था और टावर से कुछ उसे बुला रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो गया और अपनी सबसे तेज गति से दूर स्थित टावर की ओर भागा। उसके पीछे विनाश के गड्ढे के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसका पैर जहां भी पड़ा वह तुरंत धंस गया। सुनहरे बालों वाली महिलाओं का एक समूह एक गोलाकार प्रारूप में बैठा था और एक अजीब गोलाकार रून उनके नीचे पूरी जमीन को ढंक रहा था। रून से सुनहरे रंग की ऊर्जा निकल रही थी और महिलाओं में समा गई। अचानक तीव्र प्रतिध्वनि शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। क्या यह आखिरकार शुरू हो रहा है? अधीरता के संकेतों से भरी कोमल आवाज़ गूंजी जब राजकुमारी सिचेलेरिया अपने पैरों पर खड़ी हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे पीछे उसके साथी चल रहे थे। दरारें और कुचले हुए पहाड़ों के साथ एक उजाड़ वातावरण में पूरे स्थान पर स्पष्ट विभिन्न जानवरों की हजारों लाशें एक दूसरे में ढेर देखी जा सकती थीं। खून एक छोटी नदी बना रहा था। विशालकाय लाशों के ऊपर एक आकृति बैठी थी, जो इंसान से ज्यादा एक मांसल विशालकाय व्यक्ति लग रहा था। उसकी पीठ के पीछे खून से लथपथ 2 बड़ी कुल्हाड़ियां गिर रही थीं। उसकी आंखें मीनार की ओर देख रही थीं और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। आखिरकार, शायद मुझे अपने भीतर एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल जाए जो मेरी कुल्हाड़ी के लायक हो, उसने कहा और तुरंत हवा का झोंका आया और अंतरिक्ष ढह गया, क्योंकि युवक गायब हो गया। काबूम! 3 सेकंड बाद एक विनाशकारी विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, क्योंकि लाश उड़कर चूर चूर हो गई और तीव्र गर्मी के कारण खून की पूरी नदी एक बार में सूख गई। धीरे धीरे सभी 9 परिवारों के प्रतिभाशाली लोग मीनार की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसी कहानी जो आने वाले सालों तक सुनाई जाएगी, धीरे धीरे सामने आ रही थी। अध्याय 203, जीवन की टेपेस्ट्री का पुल। जैसे ही जेरास आगे बढ़ा, टॉवर तुरंत बड़ा होता गया और अपनी सबसे तेज गति से उसके करीब पहुंच गया। आखिरकार टॉवर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद उसके जबड़े अपने आप जमीन पर गिर गए। ऐश ने अपने सामने की विशाल संरचना को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। टॉवर शंकु के आकार का था और इसके शीर्ष पर नुकीला स्तंभ आसमान तक पहुंच गया था। टॉवर की दीवारों के चारों ओर अलग अलग रूनिक रेखाएं और प्राचीन प्रतीक थे, जिनमें से प्रत्येक एक सुनहरी आभा से भरा हुआ था, जो एक संगीतमय आभा बिखेर रहा था जिसे जेरास समझ नहीं पाया। बधाई हो प्रतिभागियों, आप टॉवर पर पहुंचने वाले इस क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति हैं। अब आपको पहले मैदान में ले जाया जाएगा। टॉवर से एक हरे रंग की रोशनी निकलने के साथ ही पूरे क्षेत्र में एक ही आवाज़ गूंज उठी और जल्द ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया। तुरंत जेरा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि उसने एक बार ऐसा देखा था, जिस तरह से डायमेंशनल टॉवर ने उन्हें अंदर खींच लिया था। BLIIITZ। तुरंत प्रकाश बहुत ही अंधा हो गया और कुछ सेकंड के बाद ये धीरे धीरे फैल गया और जेरास के पहले वाले स्थान पर दरारें ही रह गईं। तीव्र धक्का मुक्की से जेरास को उल्टी आने लगी, क्योंकि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मैक 10 से भी ज्यादा रफ्तार वाली जगह की ओर खींचा जा रहा हो, लेकिन जैसे ही वह आया, यह एहसास गायब हो गया, क्योंकि उसे लगा कि पूरी दुनिया ठहर गई है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसने चारों ओर देखा कि वह कहाँ था। पहले तो उसकी नज़र थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जल्द ही वह दूर हो गई, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ था। यह एक पुल था, जो कि उसकी आंखों की पहुंच से बाहर मीलों और दूर तक फैली हुई नुकीली चट्टानों से बना था। उसने पीछे देखा और यह हमेशा के लिए जारी रहा, वही चीज़ जो उसके सामने थी। पुल के नीचे देखने पर एक अंतहीन खाई के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि जेरास ने तुरंत अराजकता की आंखों को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी धारणा 3 गुना से अधिक बढ़ गई। लेकिन उसकी दृष्टि में इतना सुधार होने के बाद भी नीचे कुछ भी नहीं था।
उसके ऊपर एक पूरी तरह से सफ़ेद कोहरा था जिसने उसकी दृष्टि को ढक लिया था और यहाँ तक कि उसकी अराजकता की आंखें भी उसे भेद नहीं पा रही थीं। एक प्राचीन पत्थर के पुल के बीच में खड़ा था जिसका कोई अंत या शुरुआत नहीं दिख रही थी। ज़ेरास ने सावधानी से चारों ओर देखा तो उसे ठंड का एहसास हुआ, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं था। ये कहाँ है? बधाई हो प्रतिभागियों, आप टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ के पुल पर पहुँच गए हैं। अपनी पसंद चुनें, आगे या पीछे। आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन इस बार यह काफ़ी अलग थी क्योंकि यह ज़्यादा मोटी और आज्ञाकारी लग रही थी। तुरंत उसने एक गहरी सांस ली और अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और उसने धीरे से एक कदम उठाया। हालांकि यह सन्नाटे के कारण एक स्टंप की तरह लग रहा था जो पूरे स्थान पर गूंज रहा था। तुमने अपना चुनाव कर लिया है, चुनौती देने वाले का रास्ता। अब आगे बढ़ते रहो और जो भी करो पीछे मुड़कर मत देखो और न ही पीछे मुड़ना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमेशा के लिए जीवन के अटूट भ्रम में खो जाओगे। ज़ेरा के चेहरे पर पसीना आ गया और वह तुरंत आगे बढ़ने लगा। मुड़ो, पीछे मुड़ो। पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं, फिर भी उसके कदम नहीं रुके और वह आगे बढ़ता रहा। पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो। उसने खुद से जप करना शुरू कर दिया और उसके पीछे से आने वाली आवाज़ भी तेज़ होने लगी। पहले यह एक हल्की फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ, फिर इसने एक चेतावनी का रूप ले लिया, लेकिन ज़ेरास द्वारा इसे अनदेखा करने के बाद यह एक दहाड़ बन गई जो उसके सिर में गूंजने लगी और उसे डर से आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ज़ेरास कौन था? उसने तुरंत ठंडी सांस ली। आवाज़ को अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। अगले 1 घंटे तक जागने के बाद ज़ेरास के चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ आवाज़ गायब हो गई। बेवकूफ़! तुरंत उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव बदल गया क्योंकि उसने आखिरकार पहली बार इस जगह पर कुछ अलग देखा। हवा में एक नीला रूनिक प्रतीक, जैसे कि उसका दिमाग खराब हो गया हो। ज़ेरास प्रतीक की ओर दौड़ने लगा क्योंकि उसने अचानक नीली रोशनी बढ़ती हुई महसूस की जो कि उसके जैसे ही अन्य प्रतीकों से थी। अगले 1 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह आखिरकार ऐसे ही अनगिनत अन्य प्रतीकों के बीच पहुंच गया जिनमें से प्रत्येक में नीली रोशनी थी, मानो वे जीवित हों और वे उस पर अपनी रोशनी डाल रहे हों, उसे नीले रंग में रंग रहे हों। बहुत बहुत सुंदर, ज़ेरास ने प्रतीकों को देखते हुए बिना सोचे समझे बड़बड़ाया, जब अचानक उसके नियंत्रण से परे नीले प्रतीक उसके चारों ओर घूमने लगे और धीरे धीरे एक बेहद चमकदार रोशनी बिखेरने लगे। ज़ेरास ने प्रकाश की तीव्रता के कारण तुरंत अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लिया और उसने तुरंत महसूस किया कि यह अगले सेकंड में गायब हो गया। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पुल अब और नहीं था। लड़ो लड़ो लड़ो, हम स्लीपिंग टाइटन्स आपसे कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। पागलपन से भरी दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी क्योंकि पूरे स्थान पर विनाशकारी विस्फोट हो रहे थे। दुनिया भर में हजारों ब्लेड की रोशनी चमक उठी। खून ने जमीन को समुद्र की तरह ढक लिया क्योंकि पूरी दुनिया एक क्रूर युद्ध के शोर में डूब गई थी। ज़ेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि वह कहाँ था। युद्ध के बीच में काबूम, एक विनाशकारी तलवार की रोशनी दुनिया भर में चमक उठी और भयानक विनाशकारी शक्ति ज़ेरा के सामने तुरंत प्रकट हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह ये भी नहीं समझ पाया कि तलवार की रोशनी उसके अंदर से कटने से पहले क्या हो रहा था, लेकिन उसने धीरे से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तलवार की किरण उसके शरीर से ऐसे गुजरी जैसे वह मौजूद ही न हो। पीछे की ओर मुड़ते हुए वह ठीक समय पर एक विशाल सिर को आकाश में उड़ते हुए देख पाया जो तराजू से ढका हुआ था और बार बार जमीन से उछलता हुआ उसके पैरों के नीचे आकर रुक गया। आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई थीं और ज़ेरास को उन नीली पुतलियों में बहते हुए असंतुष्ट इरादे का एहसास हो रहा था। सिर को देखते हुए ज़ेरास को यह अविश्वसनीय रूप से परिचित लगा क्योंकि उसने अपना ध्यान शरीर की ओर लगाया और वह वहीं जड़वत खड़ा रहा जहां वह अंततः ये समझकर सदमे में था कि वह शरीर किसका है। उसके नियंत्रण से परे क्रोध उसके भीतर उबल रहा था और वह पागलपन में अपने दांत पीस रहा था। यह एक सुस्त टाइटन था। तुम जैसे रीढ़विहीन कायरों के समूह के लिए ताकामहाग्रा में कोई जगह नहीं है। ज़ेरास के पीछे से आवाज़ गूंजी। जब वह पीछे मुड़ा और देखा कि यह कौन था तो पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि वह था जिसने ब्लेड से वार किया था। एक मानव आकृति, अजीब खूनी लाल लबादों से पैर तक ढकी हुई और हाथों में एक लंबी दरांती जिससे हजारों लोगों का खून टपक रहा था। अध्याय 204, स्लीपिंग टाइटन्स की सच्ची इच्छा। ये तुम हो। ज़ेरा की आंखें चमक उठीं। जब उसने आकृति को देखा तो उसे लगा कि यह शैतानी इकाई की प्रतिकृति है जिसे उसने परीक्षा में जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। तुरंत वस्त्र पहने आकृति गायब हो गई क्योंकि ज़ेरास ने उसे स्लीपिंग टाइटन्स के समूह में प्रवेश करते देखा। उसका ब्लेड मक्खन में गर्म चाकू की तरह उन्हें चीरता हुआ चला गया। अंत में पूरे युद्ध के दृश्य पर एक अच्छी नज़र डालें। उसने देखा कि युद्ध में लगभग 2000 स्लीपिंग टाइटन्स थे और उसके विपरीत उनमें कुछ अंतर थे कि वे उससे 2 गुने लंबे थे, लगभग 5 मीटर की ऊंचाई जो उन्हें छोटे टाइटन बनाती थी, और उसके विपरीत उनके पूरे तराजू हालांकि नीले थे लेकिन उनमें से एक गहरी रेखा थी।
स्लम्बरिंग टाइटन्स ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़ेरास ने पाया कि वे एक शुद्ध क्रूर जाति थे। फिर भी उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था क्योंकि हर मुक्का जमीन में अथाह गहरे गड्ढे बनाता था और एक साधारण मुक्का पूरी जमीन को समतल कर देता था। फिर भी वह बता सकता था, वे तेजी से हार रहे थे। लूटे गए शैतानी आंकड़े उनसे अधिक थे क्योंकि उसने देखा कि प्रत्येक स्लम्बरिंग टाइटन उनके साथ एक ही मंच पर 5 अन्य वस्त्र पहने व्यक्तियों से लड़ रहा था। स्लम्बरिंग टाइटन्स और वस्त्र पहने हुए आकृतियों का खून जमीन पर बिखरा हुआ था और स्लम्बरिंग टाइटन्स की मौत को देखकर ज़ेरा का दिल दर्द से कराह उठा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका शरीर ऊर्जा से बना था और वह कुछ भी छू भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ बस उनके बीच से गुजरते थे। अचानक लाल रंग की ऊर्जा के साथ मिश्रित सुनहरी ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। उन ऊर्जाओं की शक्ति ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे ज़ेरास ने तुरंत अपना ध्यान स्रोत पर केंद्रित किया और तुरंत अपनी सबसे तेज गति से उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसा तरीका था जिससे वह इस युद्ध में मदद कर सकता था तो वह ये जानने के माध्यम से था कि सबसे पहले इसका कारण क्या था और दुश्मन जाति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और ऐसा लग रहा था कि उसका चुनाव सही था क्योंकि वह दूर से नष्ट हो चुके प्राचीन ढांचे के अवशेषों के पास पहुंचा था, जहां कुल 6 आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक सूर्य के बराबर ऊर्जा तरंग उत्सर्जित कर रही थी, एक गर्म युद्ध में लगी हुई थीं। ऊर्जा की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ज़ेरास को लगा कि अगर वह और आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिससे वह एक विशाल पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया और उसने अपनी अराजकता भरी आंखों से दूर तक झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। 5 होठ वाले प्राणी, जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर से अधिक लंबा था, एक बार समृद्ध स्थान के अवशेषों पर खड़े थे। उनके हाथों में विशालकाय दरांती थी और हुड में वह स्थान जहां उनका चेहरा होना चाहिए था, वहां खून के 2 गोलाकार समुद्र थे जिनमें भयानक लाल रेखाएं थीं जो सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं। वे सभी अपने बीच में एक जगह पर ध्यान से देख रहे थे जहां एक युवक बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। ज़ेरा की आंखें उस युवक को देखकर चौंक गईं क्योंकि वह दूसरों से अलग, लगभग 2 मीटर लंबा था और उसका सिर नीले रंग की जगह नीले और सुनहरे रंग का मिश्रण था। सफ़ेद कपड़े और पतलून पहने हुए जो आकाशीय हवाओं के साथ बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे जो उस जगह को ढंक रही थी। उसके माथे पर नीले रंग के प्रकाश से भरा एक नीला सितारा अंकित देखा जा सकता था। ज़ेरा को तुरंत उसके सामने अपना सिर झुकाने की एक अनियंत्रित इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी भावना को दबाते हुए ठंडी सांस ली। आखिरकार हार मानने का मन कर रहा है, तुम रीढ़विहीन कायर। 5 होठ वाली आकृतियों की आवाज़ एक ही समय पर गूंजी क्योंकि उनकी तेज आवाज़ ने युवक के चारों ओर की जगह को पागलों की तरह हिला दिया, फटा और जल्दी से पीछे की ओर मरम्मत की, लेकिन युवक ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी जातियां युद्ध में मर रही हैं, अपनी आखिरी सांस तक लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ आप तथाकथित राजा हैं, बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेलेस्टियल टाइटन्स के इतिहास से लेकर अब तक आप शायद सबसे कमज़ोर और वीरविहीन राजाओं में से एक हैं। अचानक युवक की आंखें खुल गईं और उसकी नीली आंखें हजारों सितारों की रोशनी से भरी हुई दिखाई दी और वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुरंत ज़ेरास ने कुछ चौंकाने वाली बात नोटिस की जब उसने देखा कि 5 पोशाक वाला व्यक्ति अचानक उससे 2 कदम पीछे हट गया। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। ज़ेरास के लिए यह बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि उसने उस आदमी की आभा को बिल्कुल भी नहीं देखा, जैसे कि वह कोई साधारण मनुष्य हो, जबकि विशालकाय आकृतियां उसकी समझ से परे आभा बिखेर रही थीं। युवक ने अपने चारों ओर हुड वाली आकृति को अनदेखा कर दिया और इसके बजाय दूर की ओर देखा जहां युद्ध हो रहा था, और उसने देखा कि कैसे उसकी जाति मर रही थी, ताकत से नहीं बल्कि संख्या के कारण हार रही थी। क्यों? आदमी ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर उसने संकेत दिया, अपनी नज़र उनसे हटाकर अपने सामने 5 आकृतियों को देखने के लिए मुड़ा। मैंने हमेशा युद्ध को बेवकूफ़ी और बेकार समझा है। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, और क्या आप जानते हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया? युवक ने आवाज़ लगाई, हालांकि ऐसा नहीं था कि वह किसी से कोई सवाल पूछ रहा था। फिर भी 5 आकृतियों से एक ही समय में जवाब आया। आपको सेलेस्टियल टाइटन्स रैंक से निर्वासित कर दिया गया था, उन्होंने एक ही समय पर कहा, और युवक के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। मैं सेलेस्टियल टाइटन्स का सबसे प्रतिभाशाली जीनियस था, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि युद्ध क्यों होना चाहिए। ये व्यर्थ और अंतहीन संघर्ष क्यों होना चाहिए? युवक ने 5 आकृतियों को देखने के लिए मुड़ते हुए कहा, जब से मुझे उन लोगों के साथ निर्वासित किया गया है जो मेरे मार्ग पर विश्वास करते थे, हमारा वंश धीरे धीरे पीछे चला गया है, और जैसे जैसे साल बीतते गए हमने सेलेस्टियल टाइटन्स से संबंध के सभी संकेत खो दिए और हम कमज़ोर होते गए। उसने बुदबुदाया जब ज़ेरास ने उसे अपने हाथों पर नीले रंग के तराजू पर अपनी उंगली फिसलाते हुए देखा। अपनी बांह पर नीले रंग के तराजू को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए उसने अपनी भौं उठाई और अपने पैरों के नीचे बुदबुदाया। पीछे चले गए, तुम मूर्ख हो। हुड वाली आकृतियों की आवाज़ अचानक गूंजी और साथ ही उनका मजाक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। ये ब्रह्मांड का एक अपरिवर्तनीय नियम है, मजबूत बच जाएगा जबकि कमज़ोर नष्ट हो जाएगा। तुमने उसे मना कर दिया और देखो कि इससे तुम्हें क्या मिला।
ये सच है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा था कि मैं उस नियम को बदल सकता हूँ। मैंने सोचा था कि युद्ध और अपने लोगों से दूर रहने से मैं बदल जाऊंगा और लड़ने की इच्छाशक्ति, खून बहाने की इच्छाशक्ति खो दूंगा, लेकिन मैं गलत था। जैसे जैसे समय बीतता है और पीढ़ियां आती हैं, उनमें इच्छाशक्ति और भी अधिक प्रमुख होती जाती है। धीरे धीरे वे मेरी शांति के मार्ग से अलग हो गए, अपनी स्वाभाविक इच्छा की भावना को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए। अंत में ये सब उसी पर लौट आया जिससे बचने की मैंने कोशिश की थी, युवक ने कहा और एक बार फिर उस दूरी को देखने के लिए मुड़ा जहां युद्ध हो रहा था, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं थी और युद्ध के मैदान में एक भी आत्मा मौजूद नहीं थी। वे सभी मर चुके थे। अंत में हम सभी युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में मरते हैं। यही हम हैं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके चेहरे पर आंसू की एक लकीर बह निकली। मैंने अपना सबक सीख लिया है। हम सोए हुए टाइटन्स की इच्छा को बदला नहीं जा सकता। रक्तरेखा पीछे जा सकती है, लेकिन इच्छा वही रहती है। यह अपरिवर्तनीय है, युवक ने कहा और फिर पूरी दुनिया कांपने लगी, क्योंकि उसके चारों ओर जगह फट गई और टूट गई। तुरंत पांचों प्राणियों के चेहरे बदल गए, क्योंकि उनके घुटने अचानक जमीन पर पटक दिए गए। उनकी गर्दन इतनी जोर से जमीन पर झुक गई कि वे सभी अचानक उस युवक के सामने झुक गए जो उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। जेरस ने भी भयानक इच्छा को महसूस किया, लेकिन वह केवल अपनी स्थिति में जड़वत था और हिलने में असमर्थ था। इच्छा उस पर अजीब तरह से कम हो गई थी। तुरंत पांचों प्राणियों की लाल आंखें भय से चमक उठी, क्योंकि उन्हें पता चला कि क्या हो रहा था। एक सर्वोच्च इरादा दुनिया में उतरा। अध्याय 205, जेरास, अंतिम जीवित सुस्त टाइटन। अंतरिक्ष टूट गया और बिखर गया और जमीन धंसने लगी, क्योंकि युवक के चेहरे पर चमकीले तारे के आकार का निशान अचानक रोशनी से चमक उठा। धीरे धीरे वह जमीन से ऊपर उठा, दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उसने 5 घुटने टेके हुए आकृतियों को देखा जो उसकी सर्वोच्च आभा के आगे झुकी हुई थीं। मैंने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन तुम देवा वास्तव में इसे बहुत दूर ले जाते हो, युवक ने कहा और जेरा की आंखें सिकुड़ गईं और आखिरकार उन लबादे वाली आकृतियों का नाम जान लिया। देवा, आमतौर पर मैं तुम्हारे कृत्य के लिए तुम्हारी पूरी जाति को मिटा देता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर उठाया और अपनी आंखें बंद करने से पहले उन्हें अजीब तरह से पकड़ लिया। स्लिम्बरिंग टाइटन आर्ट, फर्स्ट फॉर्म। जब उसने उन शब्दों का उल्लेख किया तो तुरंत पूरी दुनिया चुप हो गई, क्योंकि हवा में सभी अंतरिक्ष दरारें गायब हो गईं और दबाव से लगातार धंस रही जमीन रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, और जेरास ने देखा कि युवक के पीछे एक विशाल गोलाकार रून दिखाई दे रहा है, जो दूर तक प्रकाश की शक्तिशाली सुनहरी किरणें भेज रहा है। प्राचीन देव उंगली। तुरंत ही अंगूठी के भीतर से कुछ अविश्वसनीय रूप से विशाल और पूरी तरह से सुनहरे तराजू से ढका हुआ निकला और 5 प्राणियों पर बुरी तरह टूट पड़ा। यह एक बहुत बड़ी उंगली थी। नहीं, एक विनाशकारी विस्फोट ने पूरे स्थान को हिला दिया, क्योंकि अंतरिक्ष ढह गया और 5 वस्त्रधारी आकृतियां कुछ भी नहीं रह गईं, केवल एक वस्त्रधारी आकृति रह गई। धीरे धीरे युवक ने अपने हाथ नीचे किए और आखिरी वस्त्रधारी आकृति को घूरने लगा। मैं इतने सालों से शांति से रह रहा हूं, मेरा दिल अब जीवन के बोझ को नहीं संभाल सकता। क्या इसे ही बुजुर्ग बूढ़ा होना कहते हैं? लेकिन किसी को तो दैवों से बदला लेना ही होगा। एक सोता हुआ टाइटन, युवक ने बड़बड़ाया और तुरंत उसके हाथों ने उस देवा का सिर पकड़ लिया जो उससे हजारों गुना बड़ा था। फिर भी उसने उसे आसानी से उठा लिया, जैसे कि उसका वजन कुछ भी न हो। अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा पहाड़ जमीन से हवा में उठता हुआ निकला और फिर उसने अपने हाथ से एक छोटी सी वस्तु निकाली जो निस्संदेह एक खिलौना डोजो थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे ऊपर की ओर फेंका, डोजो तेजी से आकार में बढ़ता गया और अंततः पहाड़ की चोटी पर जा गिरा। ऐसा करने के बाद उसका हाथ तेजी से आगे की ओर झटका और उसने अपने सामने की जगह को चीर दिया और फिर अपने हाथ में मौजूद देवा के शरीर को उसमें फेंक दिया। तुम उसके लिए एक परीक्षा बनोगे, उसने उस जगह को देखते हुए बड़बड़ाया, जो जल्दी से वापस बंद हो गई। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं एक नया मैं बनाऊंगा। हम स्लीपिंग टाइटन्स की इच्छाओं से भरा हुआ, युवक ने युद्ध के मैदान में अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मृत एबिसल टाइटन्स में से प्रत्येक से धीरे धीरे रक्त की एक एक बूंद ऊपर उठी और जब वे उसकी ओर बहे तो एक बड़ी मात्रा में बन गई। वह हम में से हर एक की इच्छा को लेकर जाएगा, जिसमें मेरी भी इच्छा शामिल है, युवक ने कहा। जैसे ही उसके सिर के बीच में दरारें दिखाई दी और सुनहरे रक्त की एक बूंद उसके सामने एकत्रित रक्त में समा गई। फिर उसने अपने हाथों को डोजो की ओर बढ़ाया, क्योंकि रक्त उसमें गायब हो गया था। वह अंतिम स्लीपिंग टाइटन होगा, पिछले पूर्वजों की इच्छा से पैदा हुआ एक नया निर्माण, और जिसके केवल 2 लक्ष्य होंगे: पूरे ताकामहाग्रा में मौजूद हर जीवित देव को नष्ट करना और साथ ही हमारे स्लीपिंग टाइटन की शक्ति को सेलेस्टियल टाइटन्स को दिखाना। युवक ने जेरा के दिमाग में पागलपन की हद तक हलचल मचा दी। तो इस तरह वह डोजो में आया, जहां उसे अपना स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम मिला और तथाकथित शैतानी इकाई जो उसकी कल्पना से परे शक्तिशाली थी, वास्तव में कोई और नहीं बल्कि पीटा हुआ और पस्त था, जिसने उस युवक से अपनी जान बचाई थी। यह आदमी कितना शक्तिशाली था! स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम की पूरी क्षमता थी।
अचानक उस आदमी की भौहें आपस में सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अचानक अपना सिर घुमाया और जेरास ने महसूस किया कि एक तीक्ष्ण नज़र उस पर पड़ी। समय और स्थान के माध्यम से एक नज़र। जेरास ने महसूस किया कि एक अजीब शक्ति ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और युवक तुरंत उसके सामने आ गया। जेरा ने उसे चौंक कर देखा क्योंकि उसका दिल उसकी छाती में पागलों की तरह धड़क रहा था, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए क्योंकि नीले रंग के तराजू और सुनहरे तराजू वाले हाथों ने उसके कंधे को कसकर लेकिन धीरे से पकड़ लिया। हम स्लम्बरिंग टाइटन्स की इच्छा, कोई भी युद्ध के योग्य नहीं है, यहाँ तक कि सबसे ऊंचा स्वर्ग भी नहीं, युवक ने कहा और अपना सिर आगे बढ़ाया और यह जेरा के माथे को छू गया। तुरंत ही उसके माथे पर लगा नीला तारा गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया, सिवाय इसके कि इस बार यह जेरा के माथे पर फिर से प्रकट हुआ, नीली लौ के साथ धीरे धीरे जल रहा था। उन्हें दिखाओ, उन सभी को दिखाओ, यह उसका आखिरी शब्द था क्योंकि वह धीरे धीरे सुनहरे कणों में विलीन हो गया। जेरास ने उसे वापस पाने की पूरी ताकत से आगे की ओर छलांग लगाई, लेकिन वह चला गया और पतली हवा में बिखर गया। एक सर्वोच्च प्राणी इस तरह से चला गया। जेरास ने जगह जगह देखा तो तुरंत ही पूरी दुनिया कांच की तरह टूट गई। यह एक बार फिर से लंबा पुल था जिसका कोई अंत या शुरुआत नहीं दिख रही थी। फिर भी अपने कपड़ों को देखते हुए जेरास ने पाया कि यह आंसुओं में पूरी तरह से गीला था और अपने माथे को छूते हुए वह जलते हुए तारे के निशान को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसने अपने हाथों को अपनी आंखों पर उठाया और आंसू पोंछे और सीधा खड़ा हो गया। मैं भले ही एक टाइटन के रूप में पैदा न हुआ हो, लेकिन मुझे आपकी विरासत और आपकी सभी इच्छाएं विरासत में मिली हैं। आप सभी निश्चिंत हो सकते हैं और अनंत नींद में उतर सकते हैं, जेरा ने कहा। उसके शब्द दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे और तुरंत ही सुनहरा पैनल उसके सामने प्रकट हो गया। बधाई हो, होस्ट ने अपने स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम को पूरी तरह से जागृत कर लिया है। बधाई हो, होस्ट ने स्लम्बरिंग टाइटन स्टार मार्क प्राप्त कर लिया है। बधाई हो, होस्ट ने स्लम्बरिंग टाइटन जीन की नई क्षमताओं को जागृत कर लिया है। बधाई हो, होस्ट का स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम अगले चरण में विकसित हो गया है। बधाई हो, होस्ट अब एक एस्ट्रल टाइटन है। अध्याय 206 नई क्षमताओं का जागरण। जेरस ने अपनी पूरी दृष्टि को प्रभावित करने वाली सूचनाओं के रोएंदार समूह को देखा क्योंकि वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। एस्ट्रल टाइटन में विकास, यह क्या है? उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका संबंध उस दृष्टि से था जिसे उसने जागृत किया था। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। तुरंत पैनल को बदल दिया गया। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरास सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। लेवल 11। मन कल्टीवेशन स्टेज अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज। HP 300/300। XP 15,100/5000। एनर्जी 800/800। मन कोर एनर्जी 250/250। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 80। एजिलिटी 60। परसेप्शन 60। इंटेलिजेंस 40। चार्म 0। एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स 0। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? जेरा की आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं और गोल्डन पैनल दिखाई दिया। कलाकृतियों को इकट्ठा करने के उनके मिशन को पूरा करने से उन्हें XPS प्राप्त हुए और संरक्षक जानवर के साथ उनकी लड़ाई और साथ ही अंडरवर्ल्ड परिवार के लड़के ने उन्हें अतिरिक्त XPS दिए। दुर्भाग्य से उन्होंने तब से सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या बेहतर तरीके से कहें तो उनके पास समय नहीं था। हाँ, बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ एक 5 विशेषता अंक प्राप्त किए। कुल EXP 10,100 10,000। बधाई हो, होस्ट ने लेवल अप किया है। जोड़ एक 5 विशेषता अंक प्राप्त किए। कुल EXP 10,150। विशेषता अंक 30। बहुत बढ़िया, जेरास ने अपने विशेषता अंकों को देखते हुए संतुष्ट सिर हिलाया। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरस सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। स्तर 11। मन कल्टीवेशन स्टेज अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज। HP 300/300। XP 15,100/5000। ऊर्जा 800/800। मन कोर ऊर्जा 250/250। विशेषताएं ताकत 80। चपलता 60। धारणा 60। बुद्धिमत्ता 40। आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 30। बुद्धिमत्ता में 10 अंक, शक्ति में 10 अंक और चपलता में 10 अंक जोड़ें। अंक सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए हैं। जोड़ा गया। तुरंत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसे अपने मस्तिष्क के अचानक ठंडा हो जाने का एक उत्साहपूर्ण एहसास हुआ। फिर भी यह उसी तरह से बिखर गया जैसे कि वह आया था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी प्रसंस्करण और समझ की गति बहुत बढ़ गई है। इसके बाद एक गर्म ऊर्जा उसके शरीर से गुजरी और उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां उसके अंदर शक्तिशाली रूप से धड़क रही हैं, जो धनुष के तारों की तरह लचीली हो रही हैं, फिर भी एक ही समय में मजबूत हैं।
अजीब तरह से उसे असामान्य रूप से हल्का महसूस हुआ, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण ने उस पर अपनी शक्ति कम कर दी हो, जिससे उसे कल्पना हो रही थी कि वह वर्तमान में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। विशेषताएं: शक्ति 90, चपलता 70, धारणा 60, बुद्धिमत्ता 50, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 0। अपग्रेड के साथ काम पूरा करने के बाद वह तुरंत अपनी आनुवंशिक क्षमता पर चला गया। उसने उल्का रैंक चरण में अपनी पिछली सफलता के दौरान एक आनुवंशिक क्षमता को अनलॉक किया था, लेकिन अब तक उसे चेक भी नहीं किया था। फिर भी वह इसके लिए और साथ ही एस्ट्रल टाइटन में अपने विकास के साथ आने वाली नई क्षमताओं के लिए भी उत्सुक था। जीन एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन सी ग्रेड। स्थिति अपग्रेड करने योग्य। कैश डिवाइडर जीन एसएसएस ग्रेड। स्थिति अधिकतर लॉक। एस्ट्रल टाइटन जीन ए ग्रेड। स्थिति आधा अनलॉक। जीन कौशल और क्षमताएं: मूलभूत कौशल ग्रेटर दैन डैश लेवल 4। सक्रिय होने पर अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 गुना बढ़ाएं। ग्रेटर दैन जहर प्रतिरक्षा, होस्ट का शरीर निम्न स्तर के जहर से प्रतिरक्षित है। ग्रेटर दैन पुनर्जन्म स्तर 2, मेजबान अब अपने सामान्य पुनर्जनन गति से दुगुनी गति से घावों से उबर सकता है। आनुवांशिक कौशल पूर्ण रूप जीन ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 4। वैकल्पिक नियंत्रण, आपके शरीर के उस हिस्से पर कोई सीमा नहीं है जिसे आप अब जीवित या निर्जीव शरीर विज्ञान में बदल सकते हैं। ग्रेटर दैन नेमेसिस फॉर्म स्तर 1, अपने विरोधियों की आत्मा की जगह में प्रवेश करें और उनके सबसे बुरे डर में बदल जाएं। अराजकता भक्षक जीन ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2, मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मेजबान द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है। पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें, मेजबान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन, एक डोमेन बनाने की क्षमता जहां मेजबान सर्वोच्च है। एस्ट्रल टाइटन जीन एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ, एस्ट्रल प्लेन से आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बने शरीर के साथ 10 मीटर लंबे विशालकाय में मॉर्फ करें। एस्ट्रल ब्लेड, सैकड़ों एस्ट्रल प्लेन के समूह से बना एक ब्लेड और पूरी क्षमता पर अस्तित्व के पूरे प्लेन से ज्यादा वजन। जब एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ये चीर न सके। प्राचीन देव उंगली अंतिम स्लीपिंग टाइटन के दर्शन से प्राप्त की गई। प्राचीन देवताओं की प्राचीन शक्ति का उपयोग करके उनके पूर्ण क्रोध से भरी उनकी एक उंगली को आगे बुलाएं। क्षमता उन्नयन कार्ड 0। क्या बकवास है, ज़ेरा के जबड़े अनजाने में ज़मीन पर गिर गई क्योंकि उसने अपनी आंखों के ठीक सामने क्षमताओं की सूची देखी। अब ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ज़ेरास ने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन की नई क्षमता नेमेसिस मॉर्फ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एस्ट्रल टाइटन्स के कौशल को देखते हुए खुद पर मुस्कुराया। सिस्टम, क्या आप मुझे नेमेसिस मॉर्फ के बारे में और बता सकते हैं? होस्ट का नया कौशल नेमेसिस मॉर्फ सिस्टम के मानक के अनुसार एक काफ़ी शक्तिशाली क्षमता है। इस क्षमता के साथ होस्ट दूसरों के सोल स्पेस में जा सकेगा और उनकी यादों को खंगालकर उनके सबसे बुरे डर की तलाश कर सकेगा। फिर होस्ट इस डर का रूप ले लेगा, इसकी मौजूदगी मात्र से उनका पूरा अस्तित्व डर जाएगा और उनकी इच्छाशक्ति टूट जाएगी। कभी कभी तो उन्हें लड़ने की इच्छाशक्ति भी खत्म हो जाएगी। वाह, ज़ेरास ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, दूसरों के सबसे बुरे डर का रूप लेते हुए। ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसने उसकी गर्दन के पीछे के बालों को भी खड़ा कर दिया। जबकि यह नई क्षमता वास्तव में शक्तिशाली है, इस क्षमता में बहुत घातक दोष भी हैं। ओह, और वे दोष क्या हैं? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जब भी वह किसी बात पर थोड़ा खुश होता है तो परपीड़क व्यवस्था हमेशा उसकी खुशी को कम करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। सबसे पहले मेजबान को प्रतिद्वंद्वी के साथ संपर्क में रहना होगा और व्यक्ति के सोल स्पेस में जाने से पहले 3 सेकंड तक आंख से संपर्क बनाए रखना होगा। एक कठिन लड़ाई के बीच में ऐसा करना उतना ही मुश्किल है जितना एक ही छलांग में सितारों तक पहुंचना। ये वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अच्छी योजना के साथ ये संभव होना चाहिए। दूसरा, मेजबान को दूसरों के सोल स्पेस में जाकर उनके डर का पता लगाना होगा। क्या आपको याद है कि कैसे जुम्बा मुम्बा आपके सोल स्पेस में जाने के बाद लगभग मर गया था? ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही खास लोग हैं और बस उनके सोल स्पेस में जाने से आप मारे जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वे बहुत दुर्लभ हैं। तीसरा, आप दूसरों के सबसे बुरे डर का रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि उनके सबसे बुरे डर कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप खुद पागल हुए बिना संभाल सकते हैं? क्या आपकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है कि आप उनके सबसे बुरे डर को भी आंखों में देख सकें और उनका रूप भी ले सकें? हो, अध्याय 207, ब्रिज पर आगे बढ़ना। मैं आपकी पॉइंट सिस्टम को समझता हूँ। दूसरों के सबसे बुरे डर ही उन्हें मौत के मुंह में ले जाते हैं। इसका रूप उनके दिमाग में और उनकी चेतना में गहराई से समाया हुआ है।
इस तक पहुंच शायद सबसे बुरे डर को मेरा अपना नया सबसे बुरा डर बना दे, लेकिन ये ठीक होना चाहिए, ये देखते हुए कि किस तरह के लोगों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह मेरी उम्र के लोगों की तरह जागने वाले लोगों के लिए है तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल 9 परिवारों के कुलपति जैसे लोगों पर किया जाता है तो मैं बस इसके द्वारा मौत के मुंह में जा सकता हूं। मैं समझता हूं और इस क्षमता को लागू करने से पहले सावधानी बरतूंगा, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे आखिरकार समझ में आ गया कि सिस्टम क्या कह रहा था और उसने इसे एक शब्द में गोल कर दिया। सावधान। इस बात को दूर करते हुए एस्ट्रल टाइटन जीनोम के साथ क्या है? सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार आपने दृष्टि से एस्ट्रल टाइटन की शक्ति प्राप्त की है। आपके सिर पर वह नीला निशान, विशेष रूप से ऐसा लगता है कि जब स्लम्बरिंग टाइटन्स के राजा को सेलेस्टियल टाइटन्स से निर्वासित किया गया था तो उसकी रक्त रेखा पीछे हटने लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप स्लम्बरिंग टाइटन जीन का जन्म हुआ। लेकिन वह व्यक्ति विशेष था क्योंकि उसकी पीछे हटने वाली रक्त रेखा अचानक एक नई टाइटन रक्त रेखा में बदल गई जो उसके मूल सेलेस्टियल टाइटन्स रक्त रेखा से बहुत अलग थी। उसकी नई रक्त रेखा वह रक्त रेखा है जो वर्तमान में आपके पास है। एस्ट्रल टाइटन रक्त रेखा। इस रक्त रेखा के लिए केवल एक ही उपयोगकर्ता था जो शायद अपने रक्त रेखा उत्परिवर्तन के बारे में भी नहीं जानता था। मेजबान इस रक्त रेखा को धारण करने वाला दूसरा व्यक्ति है, इसलिए उसे धीरे धीरे इसके बारे में पता लगाना होगा। ओह ठीक है, मैं समझ गया, जेरस ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और फिर इच्छा शक्ति से कहा, एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ को सक्रिय करें। जेरस के चारों ओर का पूरा स्थान तुरंत कांप उठा क्योंकि उसके पैरों के नीचे का पुल पागलपन से हिल रहा था। बद्म बद्म बद्म। तुरंत ही उसका दिल उसकी छाती के भीतर धड़कने लगा, जिससे उसके दिल की जगह से गोलाकार लहरें उठने लगीं, जबकि जेरा ने दर्द में अपने दांतों को कसकर भींच लिया। अंतरिक्ष के इस हिस्से से एक नीली रोशनी चमक उठी जो कोहरे और अंधेरे को रोशन कर रही थी। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि जेरा के माथे पर बना सितारा निशान था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी रोशनी से पूरी तरह से बाहर निकल पाता, पुल पर जेरा के पैरों के नीचे अचानक लाल रूनिक रेखाएं दिखाई दी क्योंकि वह अपने घुटनों पर गिर गया और क्षमता रद्द हो गई। क्या ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष क्षमताओं के उपयोग की अनुमति नहीं देता है? सिस्टम अधिसूचना पैनल दिखाई दिया जब जेरा ने अपनी बाहें सिकुड़ी, इससे पहले कि वे एक बार फिर से आराम करें। मुझे वास्तव में लगा कि यह काम नहीं करता। ये पहली बार होता। तुरंत ही वह धीरे धीरे उठा और उसने पुल को देखा जो दूर तक फैला हुआ था और इस बार जेरा की आंखें चमक उठीं। इस पुल पर उसने अपने स्लम्बरिंग टाइटन जीनोम के पीछे के इतिहास के बारे में जाना था और अपनी ताकत में सुधार करने में भी कामयाब रहा था। पुल का नाम सुनकर टेपेस्ट्री ऑफ लाइव्स ने उसमें उम्मीद जगाए। शायद, बस शायद, वह अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के इतिहास के बारे में जान जाएगा। उसकी उत्पत्ति। बूम। जेरस ने तुरंत पहला टेस्ट लिया। वह गायब हो गया क्योंकि उसका शरीर अपनी सबसे तेज गति से हवा में उड़ रहा था। रुकने और वापस मुड़ने की आवाज़ कभी नहीं रुकी, केवल तेज होती गई, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह एक विकर्षण के अलावा कुछ नहीं था और उसने जल्दी से अपने दिमाग को बंद कर लिया। दूरी लंबी थी और अंतहीन पुल का नज़ारा भयावह था। धीरे धीरे जेरस थक कर जोर से सांस लेते हुए रुक गया। वह लगभग 3 घंटे से पूरी गति से दौड़ रहा था और फिर भी वह किसी चीज़ के संपर्क में नहीं आया था। वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था कि उसने कितनी दूरी तय की थी और उसका अगला हिस्सा मूल रूप से अंतहीन था और अंत का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यह एक ऐसी ठंड थी जो उसके शरीर की सभी तरह की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही थी और सीधे उसकी हड्डियों में प्रवेश कर रही थी। धीरे धीरे वह अपनी झुकी हुई स्थिति से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 1 घंटा। हवा और भी ठंडी होती जा रही थी क्योंकि अजीब धुंधली दिखने वाली सफ़ेद हवा जगह जगह बेतहाशा बह रही थी। 2 घंटे। ये जगह बर्फ का एक ऐसा भंवर था जो चारों ओर बह रहा था, जिससे तीखी चीखें निकल रही थीं। कठोर वातावरण के केंद्र में बर्फ और बर्फ से पूरी तरह ढका एक पुल था और पुल पर ही एक युवक चल रहा था जिसके बाल बर्फ से बिल्कुल अलग नहीं थे। उसके सुंदर सफ़ेद चेहरे पर लाल रंग की छाया थी और उसके होंठ फटे हुए और खून से लथपथ थे। उसके पूरे कपड़े बर्फ से सजे हुए थे जो हर एक कदम पर उसके ऊपर से गिर रही थी, फिर भी जो गिर रहा था वह 3 बार फिर से उसके ऊपर आ रहा था। जेरास ने अपने हाथों को अपनी कांख के नीचे दबा लिया और अपनी तीखी नीली आंखों से जगह के चारों ओर दौड़ा। बर्फ। उसने बस यही देखा। उसका खून धीरे धीरे उसके भीतर ठोस होता जा रहा था, जिसे वह आसानी से महसूस कर सकता था क्योंकि उसे चलते रहना मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी वह चलता रहा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि शायद यही उसके लिए उसे पाने का एकमात्र तरीका हो सकता है, वह जो हमेशा से चाहता था उसे पाने का। 1 घंटे बाद जेरास अपने घुटनों पर गिर गया और उसके मुंह और नाक से सफ़ेद हवा निकल रही थी। बर्फ का भंवर बहुत बढ़ गया था और चुभने वाली हवा उसे लगभग उसके पैरों से उठा सकती थी। उसका शरीर पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था और चाहे उसने अपनी आनुवंशिक क्षमताओं का कितना भी उपयोग करने की कोशिश की हो,
वे कभी काम नहीं आईं। क्या यही है? उसके चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान थी क्योंकि वह दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा था जहां बर्फ और बर्फ के अंतहीन क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्या पुल का वास्तव में कोई अंत नहीं है? जीवन की टेपेस्ट्री। जेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरा हो रही थी और वह अपने घुटनों पर था, सिर झुका हुआ था और धीरे धीरे बर्फ से ढका हुआ था। वह होश खो चुका था, लेकिन जैसे ही वह झुका रहा, बर्फ का भंवर अचानक एक चुभने वाली नीली रोशनी में प्रकाशित हो गया क्योंकि रूनिक प्रतीक एक बार फिर उसके चारों ओर अराजक नीली रोशनी से भरे हुए दिखाई दिए। फिर वे एक शक्तिशाली प्रकाश के साथ भड़क उठे, सभी जेरा की आकृति पर केंद्रित थे। और धीरे धीरे जेरास अंधेरे में और भी गहरे उतरता गया। समय की अवधारणा खो गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी पलकें कांपने लगीं और उसने सदमे में अपनी आंखें पूरी तरह चौड़ी कर लीं। दौड़ते हुए एड़ियों की आवाज़। मैं कहाँ हूँ? अध्याय 208। जेरा की उत्पत्ति और सेलेस्ट्रिया परिवार के पीछे का सच। चलती हुई एड़ियों की आवाज़। हवा घुटन भरी थी, विनाशकारी बमों और खून की गंध हवा में भर रही थी। जेरास धीरे धीरे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने जगह जगह देखा और ज़मीन पर पड़ी लाशों की संख्या देखकर अवाक रह गया। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई कि लाश किसकी थी। ये इंसानों की थी और उनमें से ज़्यादातर ईआईए की वर्दी पहने हुए थे, हालांकि सामग्री और डिज़ाइन थोड़ा अलग दिख रहे थे। जेरास को 100% यकीन था ये वही ईआईए वर्दी थी। ये कहाँ है? उसने बुदबुदाते हुए बगल की तरफ देखा और एक एलियन जाति को देखा जो इंसानों जैसी दिख रही थी। एलियन 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और उसके पीछे एक लंबी पूंछ थी, जबकि उसका शरीर लाल रंग का था और उसका सिर आयताकार था जिस पर नुकीले नुकीले दांत और पंजे थे। एक नज़र में जेरास ने तुरंत पहचान लिया कि यह किस तरह की एलियन आकृति थी। अनंत आकाशगंगा में स्थानांतरित होने के बाद यह पहला एलियन था जिसके संपर्क में मानवता आई। साइड ऑफ। यह मानवता का पहला युद्ध है। साइड ऑफ और मनुष्यों के बीच युद्ध। जेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन इससे उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं। पहले युद्ध से उसका क्या लेना देना था? अचानक दूर से बिजली चमकी और टक्कर की आवाज़ सुनकर जेरास तुरंत उस जगह की ओर भागा। 20 सेकंड से भी कम समय बाद वह लगभग 20 मीटर दूर पहुंचा, जहां उसने एक मानव और एक विशेष रूप से बड़े साइड ऑफ के बीच लड़ाई देखी। वह मानव युद्ध कवच पहने एक मांसल आदमी था और उसकी आंखों से बिजली चमक रही थी, जबकि उसके हाथों में तलवार अराजक रूप से सफ़ेद बिजली के साथ चमक रही थी। उसके सामने एक साइड ऑफ था जो 2.1 मीटर लंबा था और उसके पास घातक स्टील जैसे पंजे थे, जो अपने सामने मानव को देखते हुए अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लिए हुए था। तुम्हारा प्रतिरोध व्यर्थ है, तुच्छ मानव। तुम मेरी त्वचा पर कभी भी एक कट का निशान भी नहीं बना पाओगे। मुझे हराने की बात तो दूर की है, एलियन बोला, और सच में जेरास को उस पर एक भी कट का निशान नहीं दिखा, केवल सफ़ेद रेखाएं और थोड़े अलग जलन के निशान। लेकिन यही बात उस आदमी के लिए नहीं कही जा सकती थी जिसके चेहरे के एक तरफ खून टपक रहा था और वह थोड़ा झुका हुआ था, जो थकावट का संकेत था। जेसन ने एलियन को देखा, उसके सामने उसके दांत कसकर भींचे हुए थे। सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ के कारण उसकी ताकत में वृद्धि के बावजूद वह अभी भी उसके सामने मौजूद साइड ऑफ्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका मैना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और केवल मुट्ठी भर बचा था। छी, अगर मैं वैसे भी मर जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा, जेसन ने अपने मन में निष्कर्ष निकाला और अपनी तलवार उठाई और साइड ऑफ की ओर आगे बढ़ा। क्लैग। जेसन ने पाया कि वह लगातार पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था क्योंकि उसके पैर जमीन में धंस रहे थे और उसे चीर रहे थे। उसके हाथ की हड्डियां बार बार कांप रही थीं, लेकिन अगले ही सेकंड में वह जमीन से उछलकर बाहर आ गया और उसके पंजे से सीधे उसकी ओर वार किया। साइड ऑफ के होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी क्योंकि वह अपने पंजे से वार कर रहा था और हर टक्कर के साथ उस नीच व्यक्ति को पीछे धकेलने की भावना से संतुष्ट था। बैंग बैंग बैंग, एक ब्लेड से टकराने वाले पंजे की आवाज़ युद्ध के मैदान में लगातार गूंज रही थी क्योंकि जेसन अपनी आंखें बंद करके जितनी तेजी से वार कर सकता था, कर रहा था। उसकी इंद्रियां उच्चतम स्तर पर ट्यून की गई थीं, जिससे वह मुश्किल से पंजों की तरंगों को महसूस कर पा रहा था, जिससे वह अंतिम सेकंड में जवाबी हमला करने में सक्षम था। लेकिन वे हर बार जब वह पंजे से टकराता था तो उसे दर्द महसूस करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। पीछे की शक्ति बहुत अधिक थी, जो उसके प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक चरण के शरीर की क्षमता से कहीं अधिक थी। पंजा तेजी से आगे बढ़ा और एक बार फिर हवा को 2 टुकड़ों में चीर दिया। जेसन ने तुरंत ही अंतिम क्षण में अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से सामने रख दिया, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और वह लाशों के समुद्र में जा गिरा। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन वह वापस गिर गया क्योंकि उसे अपनी हाथों के कुछ हिस्सों के साथ खून भी मिला हुआ था। साइड ऑफ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी जब वह धीरे धीरे उस चीज की ओर बढ़ा, अपना पैर उठाया और उसे अपनी दाहिनी पसलियों में मारा। हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होने की घिनौनी आवाज गूंजी, लेकिन साइड ऑफ के चेहरे पर सिर्फ एक दुखद मुस्कान आई।
पैर का वजन एक पूरे पहाड़ की तरह था जो जेसन पर दबाव डाल रहा था, जबकि उसका हाथ पैर को कसकर पकड़े हुए था और उसे नीचे गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब बेकार गया। हा 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 हा, परेशान मत हो, साइडॉफ ने कहा, जब उसने अपना चेहरा उसके कानों के पास लाने से पहले अपने पैर से दबाव डाला। मैं निश्चित रूप से अन्य 9 को आपका अभिवादन भेजूंगा। अब कोई अंतिम शब्द, साइडॉफ ने थोड़ा और दबाव डालते हुए कहा, क्योंकि एक पसली की हड्डी जेसन के दिल के करीब आ गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि थोड़े से बल के साथ उसमें चुभ गई। मैं तुम्हें अपने साथ नरक में ले जाऊंगा, जेसन ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसने अपने पैरों के किनारे से खंजर निकाला और उसे साइडॉफ की छाती में घुसा दिया, लेकिन ब्लेड के पसलियों में फंस जाने के कारण ये चिकनी चुभने वाली आवाज़ लंबे समय तक नहीं सुनी गई। साइडॉफ के चेहरे पर पहले तो झटका लगा, उसे अचानक ताकत मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि ब्लेड उसकी पसलियों के बीच फंस गया था, जो 1 इंच भी नहीं हिला। बधाई हो, तुम मेरी त्वचा को भेदने में कामयाब हो गए। अब यम को मेरा अभिवादन भेजो। अपने सपनों में क्रैक, बिजली का विस्फोट, पसलियों के कुचले जाने की आवाज़ गूंज उठी जब पसलियां जेसन के दिल में घुस गईं, लेकिन उसी समय साइडॉफ के दिल में घुसा खंजर शक्तिशाली बिजली से भरा हुआ था, जो साइडॉफ की पसलियों में से फिसल रहा था। काबूम, ब्लेड के साइडॉफ की पसलियों में घुसने से पहले एक विनाशकारी बिजली का विस्फोट हुआ और फिर शक्तिशाली बिजली के साथ विस्फोट हुआ। साइडॉफ 3 कदम पीछे हट गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसकी आंखें पछतावे से चमक रही थीं क्योंकि वह उस इंसान को देख रहा था जो उसके सामने लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बीमार मुस्कान थी, हालांकि खून उसके मुंह से झरने की तरह टपक रहा था। बम एलियन जेसन के ठीक बगल में गिर गया, जो दर्द से कराह रहा था क्योंकि उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद हो गया था। फिर भी उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। कम से कम मानवता के लिए एक और दुश्मन खत्म हो गया। और उसकी आंखें जल्दी ही बंद हो गईं। ज़ेरा ने चुपचाप यह आदान प्रदान देखा और वह खाली आंखों से देख रहा था। इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ा पाता, प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण चमक उठी और वह बल से एक मक्खी की तरह दूर भाग गया। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि अंतरिक्ष सुनहरी रोशनी से अराजक रूप से हिल गया और जल्द ही एक आकृति शून्य से बाहर निकली, जेसन के ठीक सामने। अध्याय 209, ज़ेरास और सेलेस्ट्रिया परिवार के पीछे का सच 2। एक ऐसा अस्तित्व जो पूरी तरह से स्वर्ण ऊर्जा से बना है। तीक्ष्ण स्वर्ण ऊर्जा ने उसके आसपास के स्थान को बार बार हिला दिया, मानो उसे अपनी जगह पर रोक पाने में असमर्थ हो। लेकिन उसका रूप अदृश्य था, जो स्वर्ण प्रकाश के पीछे छिपा हुआ था। धीरे धीरे वह जेसन के सामने पहुंचा, जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर तैरता हुआ उस आदमी के सामने आ खड़ा हुआ। आहा! सुनहरे तत्व को देखते ही जेसन के होंठों से एक छोटी सी तीखी चीख निकली, फिर भी उसके मुंह से खून और भी ज्यादा बहने लगा। लेकिन मुझे मर जाना चाहिए था, तुम कैसे मर गए? जेसन ने चौंक कर पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए वापस लाया हूं, उसके बाद तुम फिर से मर जाओगे, सिवाय इसके कि इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा, आवाज़ ने कहा, जिससे जेसन के रोंगटे खड़े हो गए। हो सकता है कि उसने पहले ही मरना चुन लिया हो, लेकिन जब एक बार फिर से जीवन का सामना हुआ तो मौत अजीब तरह से डरावनी थी। ये युद्ध तुम्हारी मानव जाति और साइडॉफ्स के बीच का युद्ध। तुम मनुष्य हार जाओगे, जेसन के दांत पीसते हुए आवाज़ गूंजी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था ये सच था। आखिरी साइडॉफ जिसके साथ उसने लड़ाई की थी, वह उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने 10 सबसे शक्तिशाली मनुष्यों में से एक को मार भी डाला था, लेकिन उसे यकीन था कि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली साइडॉफ और भी होंगे। बाकी 9 के उन्हें हराने की उम्मीद बहुत कम थी, ये लगभग असंभव था। लेकिन मैं तुम्हें जीत दिला सकता हूँ, इकाई ने कहा। जैसे ही जेसन ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया, उसका मुंह एक चौड़े ओ के आकार में बन गया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लगा कि इकाई कमज़ोर है। ये सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था जिसे जेसन ने अपने जन्म के बाद से देखा था। बस प्राकृतिक आभा का उत्सर्जन कुछ ऐसा था जैसा उसने कभी देखा था। इसके अलावा उसे अभी अभी मौत से वापस लाया गया था। बस उसे कभी समझ नहीं आया कि उसके जैसा शक्तिशाली इकाई मानवता की मदद क्यों करना चाहेगी। मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा, तुम्हारी कल्पना से परे एक शक्ति। मानवता के लिए इतनी शक्ति कि वह न केवल इस युद्ध को जीत सके बल्कि निचले ब्रह्मांड में भी खुद को स्थिर कर सके। निचला ब्रह्मांड, ज़ेरास ने दोनों के बीच बातचीत को देखते हुए बड़बड़ाया। मैं कुछ भी स्वीकार करने को तैयार हूं ताकि मानवता इस युद्ध को जीत सके और अपने निश्चित विलुप्त होने से बच सके, लेकिन मैं ऐसी शक्ति की कीमत जानना चाहता हूं, जेसन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। वह इकाई चुप रही, इससे पहले कि उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे कण धीरे धीरे उससे अलग होकर जेसन के शरीर में प्रवेश कर गए। तुरंत उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसे अविश्वसनीय रूप से गर्मी महसूस हुई। इतनी गर्मी कि ऐसा लगा जैसे उसे जीवित रहते हुए भी जलाया जा रहा हो।
फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली क्योंकि उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूम रही है, उन्हें अविश्वसनीय स्तरों तक ले जा रही है और फिर सीधे उसके मन कोर में गोता लगा रही है, क्योंकि यह चौड़ा और चौड़ा होने लगा है। बूम! उसके मन कोर से एक गोलाकार लहर निकली क्योंकि यह अपनी सीमा को पार कर गई। मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण। फिर भी ये प्रकाश के छोटे कणों का अंत नहीं था क्योंकि वे बार बार उसके मन कोर में गोता लगाते थे और फिर बूम! एक और गोलाकार लहर उसके मन कोर के और भी चौड़े हो जाने के कारण। लेट मेटियोर रैंक स्टेज। आखिरकार ऊर्जा का सुनहरा कण गायब हो गया क्योंकि जेसन ने अपनी मुट्ठी भींची और अविश्वसनीय शक्ति महसूस की। उसका दिल, उसकी पसलियां और उसके शरीर पर लगी सारी चोटें अचानक गायब हो गई थीं। और धीरे से वह जमीन पर उतरा। मैं कैसे? जेसन ने उस इकाई को घूरते हुए पूछा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने घुटनों पर गिर गया क्योंकि उसके दोनों हाथ और माथा जली हुई जमीन पर जा गिरे। धन्यवाद, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उठो, इकाई ने आदेश दिया और वह तुरंत उठ गया। और जेसन के सामने एक छोटी बोतल दिखाई दी। उसमें ठीक 9 सुनहरे कण थे जैसे कि उसे दिए गए थे। और बिना कहे वह जान गया कि यह अन्य 9 के लिए था। मेरा मानना है कि इतनी ऊर्जा मानवता को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अब मेरी आपसे 2 विनती हैं। यह क्या है? जेसन ने अपनी आवाज़ में दृढ़ निश्चय के साथ पूछा। उसे अभी अभी उसकी निश्चित मृत्यु से वापस लाया गया था। ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसे वह दया के कार्य के लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए स्वीकार न करे। फिर भी उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि वह इकाई एक पल के लिए स्थिर हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा की सुनहरी किरण हिल गई और उसके पीछे से कुछ बाहर आ गया। कुछ ऐसा जिसने जेरास को देखते ही दोनों घुटनों पर गिरा दिया और उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। यह एक शिशु था जिसके लंबे रेशमी काले बाल और गोरी त्वचा थी। उसकी आंखें नींद में बंद थीं और उसके लाल होठों से हवा के छोटे छोटे झोंके निकल रहे थे क्योंकि वह खूबसूरती से सो रहा था। भले ही प्राचीन काल बीत गया हो और शायद एक पूरी सदी, फिर भी उसने पहचान लिया कि वह आकृति कौन थी। ये युवा जेरास था। मैं चाहता हूं कि आप युवा स्वामी को ऐसे पालें जैसे वह आपका इकलौता बेटा हो, इकाई ने कहा जब जेसन ने अपने हाथ बढ़ाए और बच्चे को अपनी बाहों में लिया। युवा स्वामी, जेरास ने अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू की रेखाएं बह रही थीं। और साथ ही जब वह 17 साल का हो जाए तो उसे यह हार दे देना। यह उसके लिए मार्गदर्शक सितारा होगा जो उसे घर वापस ले जाएगा। धीरे धीरे एक सुनहरा हार जेसन के पास तैरता हुआ आया, जिसने उसे अपने बाएं हाथ में ले लिया। और सहज रूप से जेरा के हाथ उसकी गर्दन पर चले गए, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अच्छी तरह से बड़ा करो और तुम्हारी जाति इस औसत दर्जे से ऊपर उठकर एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाएगी, एक शांतिपूर्ण और बड़े पैमाने पर प्रगतिशील युग की शुरुआत करेगी जिसे तुम सभी ने अपने इतिहास की शुरुआत से कभी दर्ज नहीं किया है। क्या तुम ये कर सकते हो? इकाई ने पूछा जब जेसन एक घुटने पर बैठा और एक बार फिर अपना सिर झुकाया। तुम्हारा वचन है, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा और जब उसने अपना सिर उठाया तो इकाई धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लेकिन उसका नाम क्या है? जेसन ने पूछा। जेरा, आवाज़ पूरी तरह से गायब होने से पहले फुसफुसाई। तुरंत जेसन ने बच्चे को अपनी बाह में लेकर अपने करीब ले लिया और फिर उस दाग धब्बों वाली ज़मीन से दूर चला गया। उसके बाद पूरी दुनिया कांच की तरह बिखर गई क्योंकि जेरास अंतरिक्ष से गायब हो गया। जीवन की टेपेस्ट्री के लंबे ठंडे पुल पर गिरती बर्फ के अवशेष पकड़े हुए एक युवक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, सिर झुका हुआ था, जबकि उसकी ठुड्डी से एक तरल पदार्थ जमीन पर टपक रहा था। पहले एक तरल पदार्थ सफ़ेद था, लेकिन धीरे धीरे घंटों बीतने के साथ लाल रंग की गहरी छाया में बदल गया। अध्याय 210, उन्हें नर्क दिखाना। वह भ्रमित था, उसे समझ में नहीं आया। उनमें से एक समय रेखा थी। मानवता और साइडॉफ के बीच युद्ध लगभग 100 साल पहले हुआ था, लेकिन वह 100 साल बाद सिर्फ 17 साल का कैसे हो गया? ऐसा लग रहा था कि समय उसके लिए धीमा हो गया था या था। ये भ्रमित करने वाला था। दूसरा, अगर उसे सेलेस्ट्रिया परिवार में से किसी एक को दिया गया था, जेसन सेलेस्ट्रिया नामक व्यक्ति जिसके बारे में जेरास को अंदाजा था कि वह सेलेस्ट्रिया परिवार का वर्तमान कुलपति होगा, तो वह अनाथालय में कैसे बड़ा हुआ? यह नहीं कहा जा सकता कि जेसन ने उसे उसके अजीब बालों के रंग के जीन को जगाने के लिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पास 13 साल की उम्र तक कोई जीन जागृत नहीं हुआ था और उसे याद है कि वह 10 साल की उम्र से अनाथालय में बड़ा हुआ था। तो बस यही हुआ, पहेली का एक बड़ा हिस्सा गायब है। इसके अलावा वह अनुमान लगा सकता था कि जिस इकाई ने उसे जेसन को दिया था वह उसके असली परिवार के कबीले के सदस्य की तरह थी। अगर वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था तो उसने उसे पालने के लिए क्यों दिया? इसके अलावा निचले ब्रह्मांड का उल्लेख था। क्या ये हो सकता है कि कोई ऊपरी ब्रह्मांड हो और क्या वास्तव में वह वही जगह हो जहां उसका असली कबीला था? अचानक उसे वह सुनहरा हार याद आ गया जिसे घर वापस एक नक्शा कहा जाता था।
लेकिन उसे बड़े होने पर ऐसे हार की याद भी नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है कि इसे जेसन ने खुद रखा था। अब सेलेस्ट्रिया परिवार का भावी उत्तराधिकारी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जेरास ने सोचा कि वे पहले इनाम के कारण उसके सिर के पीछे थे, लेकिन अब सच्चाई अधिक जटिल लगती है। फिर भी एक बात पक्की थी, सेलेस्ट्रिया परिवार ने सौदे को धोखा दिया और अब वह उन्हें नरक दिखाएगा। तुरंत जेरास ने अपने चेहरे से खून पोंछा और खड़ा होकर अपना सिर उठाया। उसके सामने अभी भी अंतहीन पुल था, लेकिन अराजकता की उसकी आंखों के सक्रिय होने से वह आखिरकार अंत देख सकता था, और यह एक विशाल काले रंग का द्वार था। वह तुरंत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथों को मुट्ठी में कसकर बांध लिया और उसकी भुजाओं में नसें फड़कने लगीं। उसे पता नहीं था कि उसकी बाईं आंख, जो पहले एक अंधेरे छेद की तरह थी, एक भंवर की तरह घूमने लगी और उसमें से दरारें धीरे धीरे फैलकर उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढकने लगीं। एक प्राचीन आभा से भरे बड़े 10 मीटर के दरवाजे के सामने पहुंचकर, जैसे कि वह समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में था, जेरास ने बाहर की ओर मुक्का मारने से पहले अपना दाहिना हाथ उठाया। बूम! टक्कर के बिंदु से शॉकवेव बाहर की ओर उठी, क्योंकि जेरास ने दरवाजे की ओर देखते हुए एक कदम पीछे लिया। पहले तो ये बहुत शांत था, लेकिन जल्द ही क्रैक क्रैक क्रैक, जिस जगह से जेरास ने मुक्का मारा था, वहां से लेकर किनारों तक पूरे दरवाजे में दरारें गूंजने लगीं। काबूम! गेट के फटने से पूरे स्थान में एक विनाशकारी शॉकवेव फैल गई, जिससे सैकड़ों मील दूर तक गूंज फैल गई। गेट से बाहर निकलते समय जेरास था, हालांकि कोई भी उसे इस अवस्था में नहीं पहचान सकता था, न केवल उसके शैतानी रूप के कारण बल्कि उसकी आभा के कारण भी। जैसे ही जेरास उस जगह पर पहुंचा, अचानक एक आकृति उसकी ओर तेजी से भेजी गई। जैसे ही वह अपने पैरों पर लुढ़का, खून बहने लगा और तुरंत बेहोश हो गया। ये कौन था? इसे देखकर लगा कि यह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड परिवार की प्रतिभा एंड्रिया थी। फिर भी भले ही यह अपना काम खत्म करने का सही समय था, जेरा की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि वह उस दिशा को देख रहा था जहां से उसे भेजा गया था। दो समूह इकट्ठे हुए थे, एक जो 9 परिवार की प्रतिभाएं थीं, उनके चेहरे पर गंभीर भाव और भय था, क्योंकि वे सभी अपने सामने देख रहे थे जहां लोगों का एक और समूह दिखाई दे रहा था। जो लोग उनके साथ खंडहर में नहीं आए थे, एलियंस। और उनमें से एक ने धीरे से अपने उठे हुए हाथ नीचे कर दिए, जिससे ऑड्रे उड़ गई और फिर एक घमंडी आवाज गूंजी, समर्पण करो या मरो। शांति! जेरस ने अपनी भौं ऊपर करके उनकी ओर देखा। वे सभी पहलुओं में मनुष्यों की तरह ही थे। सबसे छोटा लगभग 1.8 मीटर था, जबकि सबसे लंबा लगभग 2 मीटर लंबा था, जो उससे 1 या 2 सिर लंबा था। वे 10 थे, 4 मादा और 6 नर। लेकिन जो चीज़ उन्हें मनुष्यों से अलग करती थी, वह थी उनके माथे पर एक सींग। उनमें से प्रत्येक के अलग अलग रंग थे, जबकि जो 2 मीटर लंबा था और समूह के सामने खड़ा था, उसके पास समूह के बाकी लोगों की तुलना में सुनहरे रंग का सींग चमक रहा था। उसके आने से एक भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे को घूर रहे थे। मानव के चेहरे पर जानलेवा भाव और विदेशी जातियों पर तिरस्कार की अभिव्यक्ति थी, जो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई कुत्ते हों। लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को देखा। उसकी आंखें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित थीं और फिर वह आगे बढ़ गया। हवा मेसन और थियो के बगल में सरसराहट करती हुई प्रतीत हुई, और तुरंत उनके सामने एक आकृति मृग तृष्णा की तरह दिखाई दी। काबूम! भयानक बिजली ऊपर से चमकती हुई लग रही थी, जैसे देवताओं का क्रोध दोनों भाइयों पर उतरा हो और उन्हें कसकर ढक दिया हो। फिर भी एक अजीब नीले रंग के तराजू से ढका हुआ हाथ बिजली को चीरता हुआ दोनों की गर्दन को पकड़ता हुआ उन्हें ऊपर उठाता है। बिजली की चमक इतनी बढ़ गई कि मेसन और थियो ने शर्मिंदगी और गुस्से में अपने दांतों को कस लिया, जो जल्द ही सदमे में बदल गया, क्योंकि उन्हें एक अविश्वसनीय सच्चाई का एहसास हुआ। वे दोनों हिल नहीं पाए। जाओ भाड़ में, बेवकूफ़! मेसन जोर से चिल्लाया, क्योंकि बिजली की एक शक्तिशाली बौछार अचानक जेरा के चेहरे पर फट गई। मेसन ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर पकड़ एक सेकंड के लिए हल्की हो गई और वह गहरी सांस लेने से पहले ही फिसल गया। उसकी पसलियों पर एक मुक्का मारा गया, मुक्का लगने से पहले, और जब मुक्का लगा तो हड्डियों के कुचलने की घिनौनी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। काबूम! पूरे रास्ते में एक विनाशकारी शॉकवेव लहर उठी, जिससे तूफान का एक तूफान आया, जो जगह जगह अराजक रूप से फैल गया, जैसे कोई व्यक्ति बिना डोरी के पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा हो। दूर एक पहाड़ से टकराया, क्योंकि वह उसमें फंस गया था, इससे पहले कि पहाड़ खुद उसके ऊपर गिर पड़े। उसका भाग्य अज्ञात है। आपको अपने रास्ते पर भेजने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, जेरास ने थियो की ओर मुड़ते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक भयावह भाव था, क्योंकि वह जेरास को देख रहा था, जिसका चेहरा अजीबोगरीब निशानों से ढका हुआ था। लेकिन जेरास के मुंह खोलने से पहले एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, धीरे धीरे कसकर दबाते हुए। क्या तुम बहरे हो या अंधे, नीच प्राणी? यह एक विदेशी आकृति थी, एक लाल रंग के सींग वाला पुरुष। धीरे धीरे जेरास ने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई, उसके होंठों को हिलाने से पहले उसकी आंखों में घूरते हुए। हाँ, मैंने कहा, भागो! थप्पड़! काबूम!